हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मौर्यन एम्पायर एंड मौर्यन किंग्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से एम्पर रहे हैं मौर्यन एम्पायर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, उनका शासनकाल, उनका प्रशासन किस तरह का था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स आते थे, जिसमें उसी तरह प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से था और उसी तरह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में आती है आर्मी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इन सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हमें पता ही है कि मौर्यन एम्पायर था, तो मतलब उस समय में किसी भी एम्पायर में सबसे सेंट्रल पोजीशन पे कौन होगा, तो किंग होगा। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी थी उस समय वो किंग थी। ठीक है, जो मौर्यन गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी, ब्यूरोक्रेसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी, और जो न्यूक्लियस था इस ब्यूरोक्रेसी का वो था किंग। कौटिल्य यानी कि चाणक्य की माने तो देयर वर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के 7 एलिमेंट्स होते हैं कौटिल्य के अनुसार, जिन्हें सप्तांग थ्योरी में बताया गया है। और कौन कौन से 7 एलिमेंट्स? पहला है राजा, द किंग। दूसरे हैं अमात्य, जिन्हें सेक्रेटरीज कहा जाता है। तीसरे हैं जनपद, जनपद मतलब जो टेरिटरी होती है, ठीक है, जहाँ तक राज्य फैला हुआ है, वो तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट है दुर्ग, दैट इज़ द फोर्ट। पांचवा एलिमेंट है कोष, मतलब कि जो ट्रेजर है टेरिटरी का, राजा का। और छठा एलिमेंट है सेना, दैट इज़ द आर्मी। और सातवां एलिमेंट है मित्र, जो फ्रेंड्स होते हैं किसी भी राज्य के। तो ये थे 7 एलिमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे किसी भी राज्य में, जिसे सप्तांग थ्योरी में बताया गया है। और इन सातों एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो है किंग, जो इन 7 एलिमेंट्स में से, इन सातों एलिमेंट्स की जो सोल या आत्मा कहा जा सकता है जिसे। अब बात करते हैं, अगर एक किंग है तो उसके अराउंड जो काम करने वाले लोग, अगर किंग सेंट्रल पोजीशन में है, न्यूक्लियस में है, तो उसके अराउंड कौन कौन काम कर रहे थे उनकी बात करते हैं। तो उसके अराउंड होती थी मंत्री परिषद। जो किंग था उसे असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके मेंबर्स में से सबसे पहले आते थे द युवराज, जिसे कौन होता है युवराज? द क्राउन प्रिंस होता था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी वो थी मंत्री परिषद में, वो थी द पुरोहित, जिसे द चीफ प्रीस्ट भी कहा जाता है, मतलब जो प्रीस्ट होता था जिसे उस समय पुरोहित कहा जाता था। और फिर आते थे द कमांडर इन चीफ, जिन्हें उस समय सेनापति कहा जाता था। और कुछ और मिनिस्टर्स आते थे। ठीक है, तो कौन कौन से मिनिस्टर्स? कई तरह के मिनिस्टर्स आते थे उस समय, कई तरह के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, जैसे कि युक्ता होता था, एक सबॉर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसी तरह एक गोपा होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था अकाउंट्स के लिए। उसी तरह एक नागरक होता था जो ऑफिसर होता था इन चार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का होता था। ठीक है, तो कई तरह के ऑफिशियल्स इंपॉर्टेंट आते थे। इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे। अब बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है तो प्रोविंसेस होंगे और उनकी कुछ कैपिटल्स होंगी। जैसे कि पहला था नदरन प्रोविंस, जिसे उत्तर पथ कहा जाता था और उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। फिर वेस्टर्न प्रोविंस, जिसे अवंती राष्ट्र कहा जाता था और इसकी कैपिटल थी उज्जैन। उसी तरह ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, जिन्हें प्राची कहा जाता था, उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। फिर ईस्टर्न प्रोविंस जिसमें कलिंग था और उसकी कैपिटल थी तोशाली। और दक्षिण पथ, दैट इज़ जो सदर्न प्रोविंस था और उसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी। ठीक है, फिर एक जो जूनागढ़ रोक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन की, उसमें बताया गया है कि जो सौराष्ट्र था उसे गवर्न कर रहे थे पुष्यगुप्त, जो एक वैश्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। और फिर अशोक के समय पे वहाँ पे यवन किंग तुशास्पा ने रूल किया था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी प्रोविंसेस में, वो थी, पहली थी चक्र, जिसे प्रोविंस कहा जाता है। ठीक है, प्रोविंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोविंस है। ठीक है, जिसे चक्र कहा जाता था और उसका हेड होता था राष्ट्रपाल, जिसे कुमार भी कहा जाता था। फिर प्रोविंस के नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट, जिसे उस समय आहार या विषय कहा जाता था, और उसको हेड करने के लिए 2 हेड्स होते थे। एक होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और दूसरे लैंड रिवेन्यू के हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को प्रदेशिका कहा जाता था और लैंड रिवेन्यूज़ को हैंडल करने वाले हेड को राजुका कहते थे। उसी तरह जो 10 विलेजेस का एक ग्रुप होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आता था, उन्हें संग्रहण कहा जाता था और इनको हेड करते थे गोपा। और एक विलेज आएगा, अब 10 विलेजेस के ग्रुप को तो संग्रहण कह रहे हैं,
अब विलेज, अगर एक विलेज होगा तो उसे क्या कहते थे, ग्राम कहते थे, और उसको हेड करते थे ग्रामिका। ये थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उस समय जो सिटी सुपरिटेंडेंट होते थे, जिन्हें नागरिक कहा जाता था, उनको डिवोट किए गए रूल्स पर, मतलब जो रूल्स उन्होंने फॉलो करने होते थे, उनके लिए एक पूरा चैप्टर कौटिल्य ने लिखा है। क्या उसकी ड्यूटीज़ होती थी, किस तरह से जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना था। इसी तरह मेगास्थनीज ने जो सिस्टम बताया, उसमें बताया गया है कि 6 कमेटीज़ होती थी, जिसमें 5 मेंबर होते थे हर एक कमेटी में, और उन्होंने जो सिस्टम बताया उनमें उसके फंक्शंस भी बताए। ये 6 कमेटीज़ कौन कौन सी थी, जैसे पहली थी इंडस्ट्रियल आर्ट्स को लेके, दूसरी कमेटी थी वॉज अबाउट एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, कि किस तरह से फॉरेनर्स का एंटरटेनमेंट किया जाए। तीसरी कमेटी थी वॉज अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, ठीक है, तो एक हिसाब होना चाहिए कि कितने जन्म हो रहे हैं राज्य में और कितनी मृत्यु हो रही हैं, उसके हिसाब के लिए तीसरी कमेटी थी। चौथी कमेटी थी ट्रेड और कमर्स के लिए। पांचवी थी अबाउट पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो गुड्स को जब सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। और इसके अलावा जो आर्टिकल्स सेल किए जाते थे अपने 1/10 ऑफ परचेज प्राइस पे, उन पे जो टैक्स लगता था उनके कलेक्शन को लेके भी एक कमेटी बनाई गई थी, जो छठी कमेटी होती थी। तो ये थी कमेटीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे एज़ पर मेगास्थनीज। अब बात करते हैं आर्मी की, जो चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आर्मी थी। और आर्मी को मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि बहुत ही बड़ी आर्मी होती थी उस समय। तो आर्मी के साथ साथ उनके पास एक मेंटेन्ड नेवी भी थी, मतलब नेवी को भी मेंटेन करते थे। तो मेगास्थनीज की मारें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्मी की थी, उसमें भी 30 ऑफिसर्स होते थे, मतलब एक बोर्ड होता था जिसमें 30 ऑफिसर्स होते थे, और उनको 6 कमेटीज़ में फिर से डिवाइड किया जाता था। हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे। कौन कौन सी कमेटीज़ थी, पहली थी अबाउट इन्फेंट्री, दूसरी में आते थे कैवेलरी, तीसरे में एलिफेंट्स, चौथे में आते थे चैरियट्स, पाँचवें में नेवी, और छठे में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आता था। इसके अलावा मॉडर्न पीरियड में 2 तरह के डिटेक्टिव भी होते थे। डिटेक्टिव को क्या कहा जाता था उस समय, गुधा पुरुषास कहा जाता था। और ये 2 तरह के कौन कौन से थे, एक थे संस्थान और दूसरे थे संचारी। संस्थान वो थे जो स्टेशनरी रहते थे, मतलब एक जगह पर बैठ के काम करते थे, ऑफिसेज होते थे जिनके, और दूसरे थे संचारी, जो वॉन्डरिंग डिटेक्टिव्स होते थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जो अपना काम करते थे। तो ये थी बातें अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, फिर देखा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, और फिर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे था। इसके अलावा हमने देखा कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था वो था आर्मी, जिसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और आर्मी भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थी। तो ये थी बात अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।